1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं। इस कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने की सजा और बढ़ गई है। महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में भी कानूनों में कड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें महिला दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, तो उम्र कैद की सजा आखिरी सांस तक की जेल होगी। ये जानकारी हमें हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट विजय दत्त शर्मा जी ने दी। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में भी कानूनों में कड़े बदलाव किए गए हैं। पहले आईपीसी की धारा 375 में महिला का शारीरिक शोषण करने पर अपराध दर्ज होता था। 376 भादवी के तहत आजीवन कारावास, जनरली 20 साल तक की सजा की व्यवस्था थी, परंतु अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 63 के तहत मामला दर्ज होगा। धारा 64 में अधिकतम कारावास, जो कि ताउम्र अंतिम सांस तक है, और न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम उम्र की पीड़िता से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल के कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। 12 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता से दुष्कर्म पर न्यूनतम 20 साल की कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए मैं विशेष रूप से ये जानकारी साझा करना चाहूँगा अपने मित्रों से। भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पेनल कोड के स्थान पर आई है, धारा 111 में नाबालिग बालक बालिकाओं के अपहरण, जमीन हथियाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दवाओं, हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी, हिंसा की धमकी, उत्पीड़न, नकली नोट छापना व वितरण, हवाला आदि को भी संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सजा कम से कम 5 साल की और अधिकतम उम्र कैद। जुर्माने की राशि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। ऐसे अपराध के दौरान पीड़ित की मौत होती है तो आरोपी को उम्र कैद या मृत्युदंड का भी प्रावधान है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। धारा 113 भारतीय न्याय संहिता में आतंकी गतिविधियों को रोकथाम के लिए इस धारा में कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रोविजन में विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ समेत अन्य साधनों से किए गए अपराध इसमें शामिल हैं, जिससे किसी की मौत हो या इसकी आशंका हो, संपत्ति का नुकसान हो, भारतीय मुद्रा के निर्माण या इसकी तस्करी या इसके प्रचलन से देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता हो, विदेशों में संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो या आशंका हो, ऐसे सभी मामलों में इस धारा में आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किए जाने का प्रोविजन है। अपराध के कारण किसी की मौत होती है तो मृत्युदंड का भी प्रावधान है। यहां पर मैं एक और जानकारी साझा करना चाहूंगा कि धारा 113 में ठीक वही प्रोविजन है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 2019 में है। यदि भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के तहत यह प्रकरण दर्ज होता है तो ठीक इसी के इंग्रेडिएंट यूएपीए एक्ट 1967 अमेंडेड एक्ट 2019 जो स्पेशल स्टैट्यूट है उसमें कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है। उस प्रोसीजर से टकराव की स्थिति जो है हो सकता है कि भविष्य में हो, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पर यूएपीए एक स्पेशल स्टैट्यूट है और उसी इंग्रेडिएंट को सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। ऐसे में पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या अभियोजन को एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि जहां पर स्पेशल स्टैट्यूट है वहां पर हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में प्रकरण दर्ज करें या यूएपीए 1967 के एक्ट के तहत कार्रवाई करें। माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय जब इन तथ्यों पर व्याख्या करेगा कानूनी, तो
ये और क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट हो जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से जो कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, एक सबसे बड़ी जो परेशानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जी। आएगी, ऐसा मेरा सोचना है, जो कि एक समस्या हो सकती है। इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PN प्रकाश साहब और एडवोकेट शरद चंद्र, जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो पोज किया इन तीनों एक्ट के संबंध में। क्वेश्चन उन्होंने ये पोज किया कि अ पर्सन कमिट्स अ मर्डर ऑन 25th of June 24 and it comes to light only on 5th of July 24, should the investigation be conducted under the Code of Criminal Procedure CRPC 1973 or under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 BNSS? जी। डिटेल में उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा, द आंसर टू द अबव क्वेश्चन लाइज इन सेक्शन 358 into bracket 2 into bracket E of भारतीय न्याय संहिता BNS, read with section 4(1) of CRPC, section 4(1) of the BNSS and section 6 of the General Clauses Act. Section 4(1) of the BNSS clearly states that the offence committed under the BNS shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. Section 4 into bracket 1 of the BNSS doesn't refer to the Indian Penal Code at all. So, the BNSS will apply only to offences under the BNS committed on and after July 1st of 2024. Section 358(2)(e) of the BNS states that any proceedings, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid, and any such proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if that code IPC had not been repealed. So for the murder committed on 25th of June 24, the investigation that was instituted on 5th of July 24 would continue under the CRPC 73 जी। in terms of section 4(1) of the CRPC. We cannot use section 8 of General Clauses Act to telescope IPC into section 4(1) of the BNSS, because IPC was not repealed by the BNSS. This is an important aspect. IPC was not repealed by the BNSS but by a separate enactment, BNS, which itself has a sunset clause in section 358 as stated above. Substantial portion of section 358 into bracket 2 into bracket E of the BNS has been imported from section 6E of the General Clauses Act. Section 6E deals with the repeal of an enactment and its legal consequence. It permits the institution of an investigation even after the repeal of a permanent act. Thus, the answer to the above question is